आप में से अधिकांश लोगों ने एक किताब जरूर पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड। इस किताब के लेखक थे रॉबर्ट कियोसाकी। अब इस किताब में एक चीज लिखी हुई थी जो काफी ज्यादा फेमस हुई। इस किताब में लिखा हुआ था कि आप लोन लेके कोई भी प्रॉपर्टी खरीदो और उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पर दे दो, और वहां से जो इनकम आएगी यानी जो आपको किराया मिलेगा, उस किराए से आप इस प्रॉपर्टी की ईएमआई भर सकते हो। यानी टेक्निकली जो आपने प्रॉपर्टी ली है उसकी सारी ईएमआई आप पे नहीं कर रहे हो, ये ईएमआई पे कर रहा है जो उस प्रॉपर्टी को रेंट पर ले रहा है। यानी कि जो आपका किराएदार है वो इस प्रॉपर्टी की ईएमआई भर रहा है और आपको प्रॉपर्टी फोकट में मिल गई। अब ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। आपको किसी ने ये नहीं बताया कि रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिका में रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते। अमेरिका में होम लोन आपको 3 से 4% के रेट पर मिलता है, और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में वही लोन आपको 8 से 10% के बीच में मिलता है। हर बात सिर्फ यहां पर खत्म नहीं होती। अगर आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आप उसे रेंट पर देते हो तो आपको उसका रेंट मिलेगा 25 से 30 हजार रुपए, यानी सिर्फ 3%। तो इंडिया में जो रेंटल यील्ड है वो सिर्फ 3% है। तो टेक्निकली अगर आप एक प्रॉपर्टी लोन पर लेते हो तो रेंट से उसकी ईएमआई जाएगी सिर्फ 3% और बाकी का 6 से 7% आपको खुद से पे करना होगा। और अभी मैंने इसमें मेंटेनेंस ऐड नहीं किया है। सो इस वीडियो में मैं ऐसे 4 रूल्स के बारे में बात करूंगा जो फेमस तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन जब उन्हें अप्लाई करने की बात आती है ना तो वो अप्लाई हो नहीं पाते हैं। और सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करूंगा। अगर आपको वो रूल अप्लाई करना है तो आप किस तरीके से उसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके अप्लाई कर सकते हो। मैं पिछले कुछ टाइम से एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि इंडिया में फाइनेंस कंटेंट की बाढ़ आ चुकी है। हर कोई फाइनेंस पर वीडियोस बना रहा है, लेकिन वो ब्लाइंडली वीडियो बना रहा है। मोस्टली जो फाइनेंस वीडियोस में रूल्स की बात होती है वो रूल्स स्पेसिफिक कंट्री के लिए डिजाइन किए जाते हैं। यानी कि कोई भी अगर एक रूल बनता है तो वो सिर्फ उसी कंट्री में अप्लाई हो सकता है, वो हर कंट्री में जाके अप्लाई नहीं हो सकता। उसके पीछे के कुछ सॉलिड रीजंस हैं, उन रीजंस को समझिए। हो सकता है उस देश में जो लोन रेट हो वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है दूसरी कंट्री में टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगता हो हो सकता है दूसरी कंट्री में रेगुलेशंस ही काफ़ी अलग हो। तो इन रीजंस की वजह से हर रूल हर कंट्री में अप्लाई नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए बनाया जाता है। लेकिन क्योंकि वो रूल काफ़ी ज़्यादा फेमस है इसलिए आप उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हो और आप अप्लाई कर नहीं पाते हो। उसके बाद आपको एक गिल्ट फील होता है कि यार शायद मुझ में ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं इस रूल को अप्लाई नहीं कर पा रहा। लेकिन प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम उस रूल में है। शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला रूल है 100 माइनस योर एज। अब ये रूल क्या कहता है? अब ये रूल ये कहता है कि जितनी भी आपकी एज है उसे आप 100 में से माइनस करिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी एज है 25 साल, तो अब मैं 100 में से 25 को माइनस, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, तो अगर मैं 100 में से 25 को माइनस करता हूं तो यहां पर 75 निकल कर आता है। तो ये रूल ये कहता है कि 100 में से जब आप अपनी एज को घटाओगे और जो अमाउंट निकल कर आता है उतने % पैसा आपको इक्विटी में निवेश करना चाहिए, और बाकी का कहाँ करना चाहिए? बाकी का करना चाहिए आपको डेट में या एफडी में या बॉन्ड्स में। अब ये रूल काफ़ी, लॉजिक तो इसका काफ़ी सही है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो ये जो 75 वाला अमाउंट है ये धीरे धीरे कम होता रहेगा। यानी कि आप जवानी में ज़्यादा रिस्क लोगे और जितना आपका बुढ़ापा नज़दीक आता जाएगा आपकी रिस्क इस रूल के अकॉर्डिंग कम होती चली जाएगी। अब इस रूल में प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो ये कहता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन हर साल 6 से 8% से ग्रो होती है। तो अगर आप इंडिया में एफडी में पैसा निवेश करते हो तो वहां पर आपको 6 से 7% इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप इस पैसे को पीपीएफ में निवेश करते हो तो वहां पर आपको 7.25% के रिटर्न मिलते हैं। अगर आप इस पैसे को किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में भी लगाते हो तो वहां पर भी आपको 8 से 9% के रिटर्न मिलते हैं। अब इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वही 6 से 8% से बढ़ जाती है और आपको जो गेन हुआ है वो भी 8 से 9% के बीच में ही हुआ है। तो ये तो बराबर वाली सिचुएशन हो गई ना। चलो मान लिया इसमें 1-2% आप बचा भी लोगे किसी केसेस में, तो वहां पर फिर अभी जो गेन आपको बचा है 1-2% का, इस पर अभी आपको टैक्स भी तो देना है। तो टेक्निकली आपने यहाँ पर कमाया नहीं है बल्कि यहाँ पर उल्टा गवाया है। आपका पैसा जो था वो अपनी वैल्यू भी मेंटेन नहीं कर पा रहा इंडिया में। लेकिन वहीं अगर आप यूएस का केस देखोगे तो वहां पर क्या है, वहां पर जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 3% हर साल बढ़ती है, और वहां पर अगर आप किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाते हो या एफडी में पैसा लगाते हो तो वहां पर आपको 5 से 6% के रिटर्न मिलते हैं। तो इस केस में अगर आपका 2-3% पैसा सिर्फ इन्फ्लेशन में भी चला जाता है तो उस केस में भी आपका 2-3% का गेन बचता है। तो उसमें से भी अगर आप टैक्स दे दोगे तो उसके बाद भी कम से कम आपके पास 2% गेन बचेगा। यानी टेक्निकली यहां पर कम से कम आपकी कुछ तो कमाई हो रही है। लेकिन इंडिया में अगर आप पैसा निवेश करते हो तो वहां पर आपकी कमाई नहीं हो रही, उल्टा आपका जो पैसा है वो अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। ये तो बात हो गई प्रॉब्लम की, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन इस तरीके से हो सकता है कि बजाय आप इस रूल को फॉलो करने के आप ये देखिए कि मुझे इस पैसे की जरूरत कब पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी फंड है, तो अगर आप इमरजेंसी फंड को इक्विटी में निवेश कर दोगे तो वहां
पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव एक आम बात होती है। तो इस वजह से इस पैसे को तो आपको एफडी में ही रखना बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि एफडी में ये फिक्स रेट पर ग्रो करता रहेगा, यानी ग्रो तो नहीं करेगा, टेक्निकली ये है कि ये धीरे धीरे चलता रहेगा, अपनी वैल्यू को धीरे धीरे खोता हुआ चलता रहेगा। लेकिन कम से कम आप इस पैसे को कभी भी विड्रॉ तो कर सकते हो, जब आपको ज़रूरत होगी तब आप इस पैसे को बेझिझक होकर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी की शादी का पैसा है तो उस पैसे को भी आप रिस्क में नहीं डाल सकते, तो इस पैसे को भी आपको एक ऐसी जगह रखना होगा जहां पर फिक्स रेट पर रिटर्न्स मिले। लेकिन इनके अलावा कोई ऐसा पैसा है जिनमें आपको रिस्क ले सकते हो, यानी कि वहां पर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, आपको अभी उस पैसे की जरूरत नहीं है, हो सकता है उस पैसे की जरूरत आपको 5 साल बाद हो या 10 साल बाद हो, तो उस पैसे को आप इक्विटी में निवेश कर सकते हो। अगर आप वो रूल फॉलो करोगे, तो जैसे अगर मैं उस रूल को फॉलो करने लगूंगा तो मैं 25% पैसा अपना एफडी या बॉन्ड में निवेश कर रहा हूँ, जो टेक्निकली सही चॉइस नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, यहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी तेजी से बढ़ता है। और अगर मैं इतना पैसा सिर्फ बॉन्ड में या एफडी में निवेश करूंगा तो फिर वो तो मेरा पैसा वैल्यू लूज कर रहा है ना, कमाई कहाँ हो रही है। इसकी वजह से मुझे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना इक्विटी में निवेश करना चाहिए, और गोल्ड में निवेश करना चाहिए या सिल्वर में निवेश करना चाहिए। एफडी में, बॉन्ड्स में या पीपीएफ में मुझे वही पैसा निवेश करना चाहिए जिस पैसे पर मैं रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब आपके लिए प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क इस तरीके से हो सकता है। इमरजेंसी फंड 3 से 6 महीने की सैलरी लिक्विड फंड्स या एफडी में निवेश करो। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए जो पैसा है जिसकी आपको 1 से 2 सालों में जरूरत होगी, इसे आप आर्बिट्राज फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड में आप निवेश कर सकते हो। बाकी बचा हुआ सारा पैसा आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या गोल्ड या सिल्वर कहीं भी निवेश कर सकते हो। तो 100 - X मत देखो, बस इतना देखो कि इस पैसे की मुझे कब जरूरत हो सकती है, एंड यही क्वेश्चन आपको ज्यादा सही डिसीजन दिलाता है। दूसरा रूल है 50-30-20। ये रूल 2006 में अमेरिका की एक बुक में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब ये रूल क्या कहता है? अब ये रूल ये कहता है कि आपकी जो भी सैलरी है उसका 50% जाना चाहिए आपकी जरूरतों में, 30% जाना चाहिए आपकी इच्छाओं में, और 20% जाना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पर, आपके फ्यूचर के लिए। अब ये रूल यूएस के केस में तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर जो एवरेज सैलरी होती है वो इतनी आराम से होती है कि 50% में आपकी जो ज़रूरतें हैं वो आराम से फुलफिल हो सकती हैं। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में जो आपकी इनकम होती है, जो एवरेज इनकम की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये भी है तो इसका 20 से 25% तो सिर्फ रेंट में ही चला जाता है। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? आप जहाँ पर भी रहते हो, अगर आपकी 30,000 रुपये सैलरी है और आपका जो रेंट है, अगर आप टीयर 2 सिटी में भी रहते हो तो 5 से 7,000 के बीच में आराम से होता है। तो अगर आपका 6,000 रुपये भी रेंट में पकड़ के चलूँ तो भी आपकी सैलरी का 20% सिर्फ और सिर्फ रेंट में ही चला गया। तो बाकी के 30 में आपको कितनी चीज़ें करोगे? घर पे भी पैसा बेचना है, खाना भी खाना है, आपको कपड़े भी लेने हैं, आपको बिजली का बिल भी देना है, पानी का बिल देना है, आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा देखना है, आपको अपने फ़ोन में रिचार्ज कराना है, आपको अपना फ्यूल भरवाना है अगर आपके पास बाइक है तो। या अभी तो मैंने इसमें ना कोई ईएमआई भी अभी ऐड नहीं किया कि आपके ऊपर कोई ईएमआई भी है या नहीं है। तो सिर्फ इतने में ही आपका 60 से 70% पैसा चला गया। तो फिर आप बॉन्ड्स में क्या खर्च करोगे और इन्वेस्टमेंट क्या होगा? तो इस तरीके से इंडिया में ये रूल अगर आप अप्लाई करने जाओगे तो ये रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। यूएस में अगर किसी आदमी को एक आईफोन लेना है तो वहाँ पर जो एवरेज वर्कर है उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग अगर उसे आईफोन लेना है तो वो 3 से 5 दिन के अंदर आईफोन ले सकता है, इतनी वहाँ पर सैलरी होती है। लेकिन अगर किसी को इंडिया में आईफोन लेना है और उसकी एवरेज सैलरी 30,000 रुपये भी है, वैसे 30,000 भी सैलरी नहीं है इंडिया में मोस्टली लोगों की, लेकिन 30,000 भी मान के चलो, तो उसे एक आईफोन लेने के लिए 4 से 5 महीने काम करना पड़ेगा। इस वजह से इंडिया में अगर बॉन्ड्स पर आप सोचो कि 30% में बॉन्ड्स पे पैसा खर्च करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर 30,000 रुपये सैलरी है तो 9,000 रुपये में आप क्या ही खर्च कर लोगे बॉन्ड्स पे। अगर 9,000 रुपये हर महीने भी आप बचाओगे ना तो भी आप 1 साल में जाके आईफोन ले पाओगे, वो भी प्रो मॉडल तो ले ही नहीं पाओगे। तो इंडिया में 30,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है तो फिर आप बॉन्ड्स पे भी नहीं खर्च ज़्यादा कर सकते, और आप जो है आपकी जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग जो 50 से 70% पैसा आपका सिर्फ नीड्स में ही चला जाता है। तो इंडिया में इस रूल को आप अगर फॉलो करोगे तो वो आप कर नहीं पाओगे। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन इंडिया में इस तरीके से इसे देखा जा सकता है कि इस रूल को बाउंड्री मत समझो, इसे थोड़ा फ्लेक्सिबल करो। इतना आइडियली होना चाहिए लेकिन इसे आप ऊपर नीचे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले आप ना ऐसा करो, आपकी जो भी सैलरी है उसे साइड में रखो, जो भी आपकी इनकम होती है। अब आपके जो खर्चे हैं डेली ज़रूरतों के, आपका इसमें रेंट है, बिजली का बिल है, पानी है, दूध का खर्चा है, सब्जी का, राशन पानी, घर पे आप कितना पैसा बेचते हो, फ्यूल आप कितने का उड़ा देते हो एक महीने में, तो जो कॉस्ट ऑलमोस्ट फिक्स है, ये शॉर्ट टर्म में इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती। इसको आप पहले ऐड करो पूरा, ये कितना निकल कर आ रहा है, इसको आप उस सैलरी में से अलग करो।
सबसे पहले। अब ये जरूरी नहीं है कि 50% में ही आपको ये करना है, मुझे पता है नहीं हो पाएगा, क्योंकि 30,000 रुपये का 50% 15,000 रुपये होता है। तो 15,000 रुपये में आदमी कैसे ज़िंदगी जिएगा, उसे घर पे भी पैसा भेजना है भाई, बाकी सारी चीज़ें भी करनी है, तो नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका ये 60% निकल कर आता है कोई बात नहीं, 70 निकल कर आता है कोई बात नहीं, 80 निकल कर आता है कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है इसमें। तो जो भी है इसको आप अलग रखिए, ये है आपकी ज़रूरतें, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, यहाँ पर आपकी ज़बरदस्ती चल ही नहीं सकती। इसके बाद जो पैसा बचता है वहाँ पर आपको, जो भी पैसा बचता है उसमें से आपको कोशिश करनी है कि मैं कम से कम इसमें से 60 से 70% पैसा निवेश करूँ। क्योंकि देखो, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको ये बोझ तो लेकर चलना पड़ेगा कि मुझे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना है, इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो आप अपनी ज़रूरतों को इग्नोर नहीं कर सकते, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको जीना है। आप एक ही चीज़ पे पैसा कट कर सकते हो और वो है आपके वॉन्ट्स। तो आपको कुछ चीज़ें करनी है, एक तो आपने पैसा अलग कर लिया नीड्स का, उसके बाद जो आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब अगर वॉन्ट्स पर पैसा नहीं खर्च करोगे तो ज़िंदगी भी बोरिंग लगने लगेगी। तो हमेशा उन वॉन्ट्स में देखिए जिनमें कम पैसे में आपको खुशी मिल सकती है। आपको फालतू का रिच वाली लाइफ जीने की ज़रूरत नहीं है कि जो खर्चे बड़े लोग कर रहे हैं वही आपको करना है। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो आईफोन लेना आपके लिए सेंस बना ही नहीं सकता सर। तो अगर आपकी 30,000 रुपये सैलरी और आप जेब में आईफोन लेकर घूम रहे हो तो फिर आप बेवकूफ़ हो, उसमें कोई और बेवकूफ़ थोड़ी है। अगर आपकी 30,000 रुपये सैलरी और आप कपड़े पहनते हो कि मुझे 1,000 रुपये की शर्ट पहननी है, 2,000 रुपये की शर्ट पहननी है, भाई शर्ट 500 में भी आती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पर खर्चे कंट्रोल कर सकते हो उनको कंट्रोल करने में ही आपकी भलाई है। ठीक है, आपको खर्चों को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरतों को आप नहीं ला सकते ना। तो आपको ज़रूरतें हैं, इन्वेस्टमेंट है, इनको तो आप फ्रीली फील कराइए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपके ऐसे खर्चे हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, आपका बाइक में फ्यूल ज़्यादा जाता है तो आप थोड़ा कम बाइक को यूज़ करिए। आप कपड़े ज़्यादा महंगे लेते हो तो थोड़े कम महंगे लीजिए। आप फ़ोन काफ़ी ज़्यादा महंगा बदलते रहते हो हर 2-3 साल में, तो भाई आपको फ़ोन ऐसा लेना चाहिए जो आपकी सैलरी अलाउ करती है। तो इस तरीके से जो रूल है इसको आप बाउंड्री मत समझिए, इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करके चलिए। यही आपके लिए एक तरीके से वैलिड रूल हो सकता है, अदरवाइज 50-30-20 यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 है 24-10। ये रूल कार खरीदने के लिए है। अब पहले रूल को देखते हैं, रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि जो भी आप कार लेना चाहते हो उस कार की ऑन रोड प्राइस का 20% आपको डाउन पेमेंट करना है। ठीक है जी। जो 4 है इसमें वो है लोन टेन्योर, यानी कि आपको 4 साल से ज़्यादा का लोन नहीं लेना है। चलो ये भी ठीक है। अब जो इसमें 10 है 24-10 यानी 20-4-10, तो जो इसमें 10 है ये है कि आपकी जो टोटल सैलरी है उसका कार की ईएमआई के लिए 10% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये पॉइंट आने के बाद ये रूल इंडिया में अप्लाई हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी है 30,000 रुपये पर मंथ, अब उसे कार लेनी है 10 लाख रुपए की, तो वो 2 लाख का डाउन पेमेंट ठीक है भाई अरेंज कर लेगा। 4 साल के लिए लोन लेना है, ठीक है भाई वो भी देख लेगा। लेकिन 10% से ज़्यादा अगर आप कार की ईएमआई के लिए नहीं दे सकते अपनी सैलरी का, तो इस हिसाब से तो उसे सिर्फ 3,000 रुपये खर्च करने चाहिए कार की ईएमआई पर। तो 3,000, चलो आपको लग रहा है सैलरी कम है इसमें, ठीक है, ये लग रहा है ना, सैलरी को 1 लाख कर दो। अब वो 10,000 रुपये से ज़्यादा अभी भी पे नहीं कर सकता कार की ईएमआई के लिए। मतलब आप इमेजिन करो जिसकी सैलरी 1 लाख है इंडिया में, 1 लाख, और 1 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी है तो आप इंडिया के टॉप 5% कैटेगरी में आते हो कमाने वालों में। तब भी आप इंडिया में एक 10 लाख रुपए की कार अफोर्ड नहीं कर सकते। कंप्लीटली रूल यहाँ पर फेल हो जाता है, ये रूल अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो रूल क्या हो सकता है इंडिया के लिए? तो देखो 20 तो जरूरी है भाई, कार का कम से कम 20% तो आप डाउन पेमेंट करिए ही करिए। जो लोन टेन्योर है, जो 4 साल का आपका लोन का टाइम है, इसे आप 4 से बढ़ा के थोड़ा 5 करिए, क्योंकि अगर आप इसे 4 ही करोगे तो आपको ईएमआई इतनी बढ़ जाएगी कि आप ईएमआई अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। तो पहले इस 4 को 5 करिए, ठीक है। अगर आप 4 में कर सकते हो तो फिर 4 रखिए, लेकिन आप इसे 5 कर सकते हो। तो अब ये भी साइड में हो गया। अब जो 10% है ना, अगर आपके पास पहले से कोई ईएमआई नहीं चल रही है तो आप इस 10% को 30% तक ले जा सकते हो। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे यार कि हम तो अभी भी कार नहीं ले पा रहे, 30% हो गया तब भी नहीं ले पा रहे, 5 साल का लोन टेन्योर हो गया हम तब भी नहीं ले पा रहे। तो सबसे पहली चीज़ चेक करो कि आपको कार की जेन्युइन ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ना जो मिडिल क्लास आदमी है वो कंपैरिजन में मरता जा रहा है। अगर रियलिटी देखा जाए ना, इंडिया में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना ज़्यादा फाइनेंशियली। इंडिया का जो मिडिल क्लास आदमी है
उसकी ना जो एक तरीके से मौत का कारण बनता जा रहा है वो हो रहा है कंपैरिजन। क्योंकि फलाने के लड़के ने गाड़ी ले ली है, मुझे भी गाड़ी चाहिए। भले आपका जो महीने का आना जाना हो वो आपका मैक्स टू मैक्स हो 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं हो, लेकिन तब भी आपको कार लेनी है क्योंकि फलाने के लड़के ने ले ली है। शादी आपको नहीं करनी, लेकिन फलाने के लड़के ने शादी कर ली है, इसलिए आपकी फैमिली भी अब आप पे प्रेशर डालेगी, आपको भी करनी है। फलाने के लड़के ने नई जॉब ले लिया, उसकी कोई अच्छी नौकरी लग गई, तो आपको भी करनी पड़ेगी इंडिया में। तो क्योंकि जो इंडियन पेरेंट्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा फोमो फील करने लगते हैं अगर कोई भी चीज़ हो जाती है तो। इनके लड़के की एज भले 25 साल है, इनको कार की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन क्योंकि फलाने के लड़के ने कम उम्र में कार ले ली है तो हमारे पास भी अब होनी चाहिए। भले आपका इतना आना जाना नहीं है तब भी आपको कार चाहिए। फलाने के लड़के ने शादी कर लिया, भाई हो सकता है उसे शादी की ज़रूरत हो, उसका मन हो शादी करने का, आपको क्यों करनी है। टॉपिक से कितना भटक गया मैं। तो कहने का मतलब ये है आपको कंपैरिजन में आके कार नहीं लेनी है कि क्योंकि मेरे रिश्तेदारों के पास कार है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। सबसे पहले एक जेन्युइन चेक करो कि आपको कार की सच में ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपका महीने का आना जाना इतना है कि अब वो आपसे बाइक से या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आप बसों में जा रहे हो, मेट्रो ले रहे हो या ट्रेन ले रहे हो, तो आपसे वो प्रैक्टिकली या मैनेज हो नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ क्लियर करिए कि क्या आपको कार की जेन्युइन ज़रूरत है। ये क्लियर हो गया, जेन्युइन ज़रूरत है। अब इसके बाद आते हैं कि क्योंकि अब आपके बजट में नहीं आ पा रही है लेकिन आपको कार की जेन्युइन ज़रूरत है, तो उस केस में मेरे भाई आप सेकेंड हैंड कार देखिए जो आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाए, जो आपके बजट अलाउ करे, मतलब आपकी जो सैलरी है वो आपको उस कार को लेने के लिए अलाउ करती हो, आपको वो कार लेनी चाहिए। फालतू में क्योंकि फलाने के लड़के ने कार ले ली है या मेरे पड़ोसी जो मेरा है उसके पास कार है, इसकी वजह से अब आपको कार लेनी है, तो फिर वो कार ना आपके ऊपर बोझ बन जाएगा। कार कोई एसेट नहीं होता, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। कार एक डेप्रीशिएटिंग लाइबिलिटी कहेंगे वैसे तो इसे, लेकिन तब भी अगर आप इसे एसेट भी मानते हो, किसी केसेस में ये एसेट हो जाता है, इसमें थोड़ा सा ग्रे पार्ट होता है, यानी कि इसे ब्लैक वाइट नहीं कर सकते, किसी के लिए कार एसेट हो सकता है, लेकिन उस केस में भी ये डेप्रीशिएटिंग एसेट है, एप्रीशिएटिंग नहीं है। इसकी वैल्यू जिस दिन से आप खरीदते हो उस दिन से कम होने लगती है। आपने लगाए 10 लाख, पहली साल में इसकी कीमत रह जाती है 8 लाख। तो उस केस में आपको इस पर पैसा ना काफ़ी सोच समझ के खर्च करना चाहिए, खास करके इंडिया में। तो बेफिजूल में आके जो उसमें कार नहीं लेनी है भाई, जेन्युइनली चेक करो आपको कार की ज़रूरत है या नहीं। अगर आप कभी कभी कहीं घूमने जाते हो तो उसके लिए रेंट से कार ले लो, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। फालतू में कार पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जेन्युइनली ज़रूरत है तो अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई सेकंड हैंड कार देख लीजिए और उसको खरीदने की कोशिश करिए, बजाय आप एक न्यू कार लेने के। क्योंकि मुझे पता है आपको ना वो फीलिंग लेनी है कि शोरूम में जा रहे हैं, टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, 4 लोगों को ले जा रहे हैं, ये वाली कार लें, वो वाली कार लें, फिर उसके बाद एक कार लेते हैं, अरे भाई सब जगह लड्डू मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, रिश्तेदारों को पता चल रहा है कि हमारे पास कार आ गई है। तो ना इंडिया में जो कार है ना वो स्टेटस के लिए लोग ज़्यादातर लेते हैं। इतनी लोगों की ज़रूरत नहीं है कार की, और ज़रूरत से भी ज़्यादा लोग उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो नई कार लीजिए, जो मैंने आपको रूल बताया 25, और इसको आप सैलरी को 30% तक ले जा सकते हो। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं ले जाना है। अगर आपके पास पहले से कोई ईएमआई चल रही है तो फिर कार को थोड़ा सा आप कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करो, कुछ टाइम के लिए इसको प्लान को अभी यहाँ पर रोको, आगे कार लेने का प्लान करो। तो रूल तो अब ये कहता है आपको कि अगर आपको जेन्युइनली ज़रूरत है तो इस रूल में पहले फिट करो, अगर नहीं हो पा रहा तो फिर आप अपने लिए सेकंड हैंड कार लो। अब चौथे रूल के बारे में बात करते हैं, जो रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड किताब में कहा था। उन्होंने ये कहा था कि आप लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दो, और जो रेंट आएगा उससे उस प्रॉपर्टी के लोन की ईएमआई पे कर दो। अब ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है नहीं कि आप फ्री में प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओगे, लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान है नहीं इंडिया में। अमेरिका में अगर केस देखा जाए तो अमेरिका में आपको प्रॉपर्टी के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो वहाँ पर आपको होम लोन मिल जाता है 3 से 4% के बीच में। एंड अगर 2010 से 2020 का डेटा देखा जाए तो वहाँ पर तो आपको 3% से भी कम में लोन मिल रहा था। लेकिन इंडिया में ये केस नहीं है। इंडिया में आपको होम लोन मिलता है, वो मिलता है आपको 9 से 10% के बीच में। एंड अब रेंटल यील्ड को भी देख लो, अमेरिका में जो रेंटल यील्ड है वो है आपकी 7 से 8% के बीच में। लेकिन वहीं इंडिया में अगर रेंटल यील्ड की बात की जाए तो वो है आपकी 2 से 3% के बीच में। इसे आपको एक एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी
10 लाख रुपए आपने अपने दिए, बाकी के 40 लाख रुपए का आपने लोन करवा लिया 20 साल के लिए 9% रेट पर। आपकी ईएमआई बनी रफली 36,000 रुपए पर मंथ। अब उस प्रॉपर्टी से आपको जो रेंट मिल सकता है वो मिलेगा आपको 12 से 15,000 के बीच में, यानी एक महीने में सीधा सीधा 24,000 रुपए का नुकसान, और वो भी एक इन्वेस्टमेंट के नाम पर। 20 साल में उस लोन पर आप इंटरेस्ट पे करोगे 40 लाख रुपए, यानी कि जो आपका ओरिजिनल अमाउंट था लोन का 40 लाख रुपए, उससे भी 6 लाख रुपए ज्यादा। एंड इस केस में अगर प्रॉपर्टी का रेंट को भी अगर इसमें मिला दो तब भी ये लॉस रिकवर नहीं हो सकता जब तक उस प्रॉपर्टी की प्राइस डबल ना हो जाए। और प्रॉपर्टी के प्राइजेस इंडिया में जो रेसिडेंटल प्रॉपर्टी हैं उनमें जो एप्रिसिएशन होता है वो होता है 6 से 7% का, ये हिस्टोरिकल डेटा कहता है, और इन्फ्लेशन के बाद 0 से 1 या 1.5% के बीच में। तो ये कोई ड्रीम नहीं है कि आप यहाँ पर फ्री में प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो इस स्टोरी को सपोर्ट नहीं करते। तो अब क्या घर नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। घर एक इमोशनल चीज होती है, आपको स्टेबिलिटी देती है, ये आपको जरूर लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स आप पहले देख लीजिए, उसके बाद लीजिए, क्योंकि रूल्स आपको अब इंडिया के अकॉर्डिंग देखने होंगे। तो सबसे पहले जो भी आपकी मंथली सैलरी है उसका 30 से 35% से ज्यादा आपकी होम लोन की ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज, जो भी आपकी जॉब हो वो आपकी स्टेबल होनी चाहिए। एंड इसके बाद प्रॉपर्टी आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं लेनी चाहिए, इंडिया में खासकर, क्योंकि अगर आप रेसिडेंटल प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हो तो वो यहां पर कोई सेंस नहीं बनाती। और अगर आपके पास लिक्विड सेविंग्स नहीं है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर तो भाई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से दूर ही रहो। सबसे पहले अपना लिक्विड सेविंग्स करो और अपना बढ़िया इन्वेस्टमेंट करो इक्विटी में, क्योंकि जो रियल एस्टेट होता है ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है और इतना जहाँ पर रिटर्न्स भी नहीं मिलते आपको। इंडिया में मोस्टली जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये यहाँ पर ब्लैक मनी वालों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने ब्लैक मनी को आराम से वाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस प्रॉपर्टी से उन्हें कितना भी कम रेंट है उन्हें उस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर रेंटल यील्ड आपको 6 से 7% के बीच में मिलती है। एंड उसके लिए भी आपको डायरेक्ट किसी प्रॉपर्टी में अपने लाखों करोड़ों रुपए एक साथ ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। अब इंडिया में आप REIT के थ्रू आराम से कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हो एंड सिर्फ 500 से 1000 रुपए में इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है। तो अब ये सारे रूल्स देखकर आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई भी रूल हो आपको वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने हैं। सबसे पहले आप अपनी सिचुएशन समझो, प्रैक्टिकल तरीके से उस रूल को अप्लाई करके देखो कि क्या वो रूल आपकी सैलरी में, आपके बजट में फिट होता है, तभी आप उस रूल को अप्लाई करिए। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।